चैप्टर 70 रेवा और राज की मुलाकात। अब तक आपने देखा तो उसके बाद सुनकर वह लड़की तुरंत समझ जाती है कि रूपाली झूठ बोल रही है, पर फिर भी वह एक स्माइल के साथ रूपाली से कहती है, ओह तो ऐसी बात है। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है, पर उसे लड़की की बात से रूपाली का दिल गुस्से और नफरत से भर जाता है और वह रेवा और रुद्राक्ष को खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है। वहीं रुद्राक्ष और रेवा उनके खिलाफ हो रही हर साजिश से अनजान खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के साथ डांस एंजॉय कर रहे होते हैं। अब आगे कुछ देर तक यूं ही डांस करने के बाद रुद्राक्ष और रेवा डांस फ्लो से बाहर आ जाते हैं। तो वहीं मौका देख प्रताप जी कुसुम जी के साथ डांस करने लगते हैं। डांस फ्लो से बाहर आने के बाद रुद्राक्ष आलोक अविनाश और समर के पास चला जाता है। तभी रेवा को रुक्मणी जी अपने पास बुलाती है और वह उसे किसी से मिलवाते हुए कहती है, रेवा इनसे मिलो, यह सविता वर्मा है, तुम्हारी कविता आंटी की माँ और निधि की दादी, और यह उनके हस्बैंड मिस्टर अरुण वर्मा है, ये उनके बेटे नरेन वर्मा और बहू वर्षा है। फिर रुक्मणी चाहिए वहीं खड़े 26 से 27 साल के लड़के की तरह इशारा कर कहती है, और यह राज वर्मा है, इनका पोता और निधि का ममेरा भाई। उन सबको को देख सेवा के भौं है सिकुड़ जाती है और उससे पिछले जन्म की बात याद आने लगती है। पिछले जन्म में भी रुक्मणी जी ने यही सब कर कहकर उन्हें रेवा से को मिलाया था और उन्होंने रेवा और राज की एंगेजमेंट में फिक्स करवाई थी बिना प्रताप जी और कुसुम जी को पता लगे। और जब उन्हें पता चला था तो प्रताप जी ने इसके लिए मना भी किया था। तो उसी बात का फायदा उठाकर सबने रेवा और रुद्राक्ष को प्रताप जी और कुसुम जी के खिलाफ और ज्यादा भड़का दिया था। उन्होंने कहा कि प्रताप जी रेवा की शादी एक अच्छे लड़के से नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए वह राज को नापसंद करते हैं। पर हकीकत ये थी कि एक नंबर का प्लेबॉय था और यह बात प्रताप जी को पता थी, इसीलिए उन्होंने रेवा के लिए राज को नापसंद किया था। पर पिछले जन्म में रेवा और रुद्राक्ष अपने बड़े पापा, बड़ी माँ, दादी और इन सब की बातों में आकर अपने माँ बाप से नफरत करने लगे थे और उन्होंने अपने माँ बाप की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की और ना ही कभी उनसे ठीक से कोई बात की थी। इतना ही नहीं, वह उन्हें परेशान करने के लिए पहुंचने के लिए वह हर वह काम करते हैं जो वह लोग मना करते हैं और इन्हीं सबके नतीजे में उन्हें आखिर में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। रीवा अपने ख्याल में खोई हुई थी। तभी पास में खड़ी वैशाली रीवा से गुस्से में कहती है, रेवा तुम क्या ऐसे ही खड़ी हो, इन्हें जल्दी से ग्रीट करो। वैशाली जी की बात सुनकर रेवा उन्हें कोल्ड नजरों से देखती है तो वैशाली जी थोड़ा सा हैरान रह जाती है पर खुद को काबू कर लेती है। फिर रेवा बेमन से ही उन सब को हेलो कहती है और वहां से पलटकर जाने लगते हैं। तो राज उसके आगे आ जाता है और वह रेवा को लस्ट भारी नजरों से ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है, जो देख रेवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पिछले जन्म में भी वह राज को डेट करती थी पर रेवा को उससे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। वह बस अपनी दादी की खुशी के लिए उसके साथ रहती थी। उसने कभी भी राज को अपना हाथ तक पकाने नहीं दिया था। तभी राज रेवा के आगे अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, विल यू डांस विथ मी। तो रेवा बहुत ही रूड वे में उससे कहती है, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। रीवा की बात सुन वहां पास में खड़ी रुक्मणी जी उससे कहती है, रेवा ये क्या तरीका है किसी से बात करने का, वह तुमसे डांस करने के लिए पूछ रहा है तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तो रेवा उनकी तरफ अपनी जानलेवा नजरों से देखती है और फिर बेपरवाही से कहती है, माफ करना दादी माँ, पर मैं अनजान लोगों के साथ डांस नहीं करती और मुझे इनके साथ डांस करने का कोई मन भी नहीं है। रेवा की बात सुन राज को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सभी लड़कियां सिर्फ उसके लुक पर मारा करती थी और वह एक बहुत ही फेमस मॉडल भी था। साथ ही वह अपने पापा का बिजनेस भी संभालता था, इसलिए उसे लगा नहीं था कि रेवा उसे इस तरह से रिजेक्ट कर देगी। तभी कविता की मां सविता जी अपने पोते की इस तरह बेइज्जती होते देख गुस्से में रुक्मणी जी से कहती है, रुक्मणी क्या ये वही लड़की है जिसके साथ तुम मेरे पोते की शादी की बात करने वाली थी? ये तो बड़ी बदतमीज है। उद्धरण चिन्ह। तो रुक्मिणी जी सविता जी की तरफ देखकर कहती है, ऐसी बात नहीं है सविता, रेवा अभी बच्ची है। तभी रुक्मणी जी के पास खड़ी वैशाली जी भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहती है, हाँ सविता आंटी, वह दरअसल रेवा अभी अभी यहाँ लौटी है ना, इसलिए उसे ठीक से किसी से बात करना नहीं आता। आप रुकिए, मैं उसे समझती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह कुछ खाने ही वाली होती है कि उससे पहले ही रुक्मणी जी गुस्से में रेवा की तरफ देखकर ऑर्डर देते हुए कहती है, रेवा तमाशा मत करो और चुपचाप राज के साथ डांस करने के लिए जाओ। वह बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें उसके साथ डांस करना ही होगा। उद्धरण चिन्ह।
तो वही रीवा रुक्मणी जी की तरफ कोर नजरों से देखते हुए कहती है, सॉरी दादी माँ, लेकिन मैं उनके साथ डांस बिल्कुल नहीं करने वाली। इतना बोल रीवा एक नज़र उन सब पर डालती है और बिना उनकी बात का कोई जवाब दिए पीछे पलट कर जाने लगती है। तभी राज गुस्से में रेवा की कलाई पकड़ लेता है और फ्लटी टोन में कहता है, हे ब्यूटीफुल, तुम्हें इतना भी रूड होने की जरूरत नहीं है। देखो, हम एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं और साथ ही हमारे दादा दादी हम दोनों की बहुत जल्द शादी के बाद भी करने वाले हैं। तो अगर हम दोनों साथ में डांस करते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट इससे हम एक दूसरे को और भी ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तो रीवा राज का यूं अपना हाथ पकड़ा देख रेवा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को नॉर्मल कर राज से अपनी सर्द आवाज में कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। रेवा की बात सुनकर भी राज उसका हाथ नहीं छोड़ता। रेवा एक बार फिर से थोड़ा तेज आवाज में राज से कहती है, आई सेड लीव मी हैंड। उद्धरण चिन्ह। लेकिन फिर भी राज रीवा का हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि रेवा की बात सुन राज को और भी गुस्सा आने लगता है। क्योंकि पहली बार उसे किसी लड़की ने रिजेक्ट किया था, इसलिए उसकी पकड़ रेवा के हाथ पर और ज्यादा कसने लगती है। राज को इस तरह रेवा का हाथ पकड़ता देख कोई और भी था जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वह शख्स गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस लेता है। वही उसके माथे की नसें साफ दिख रही थी और उसके आसपास का ऑरा बहुत ही डार्क और डेंजरस हो गया था। उस शख्स को इतना गुस्सा करते देख उसके आसपास खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उन्हें बस खुद पर दबाव महसूस होता है और घुटन होने लगती है। पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे खुद से कोई सवाल कर सके, इसलिए वह बस चुप ही रहते हैं। तो वही राज के हाथ लगाने से ही रीवा को बहुत गुस्सा आ रहा था, और जब राज ने अपनी पकड़ मजबूत की तो रीवा से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसने एक ही झटके में राज के हाथ को पकड़ उसका हाथ उसके पिठ की तरफ मरोड़ देती है। चैप्टर 71 राज तुम्हारा मंगेतर है। तभी वहां खड़े लोगों के कानों में किसी की हड्डी टूटने के जैसे आवाज आती है। तो वही राज के मुंह से बहुत जोर से चीख निकल जाती है। राज की चीख इतनी ज्यादा तेज थी कि हर किसी के कानों में पहुंच जाती है। उसकी चीख सुन हर कोई उसकी तरफ देखने लगता है। तो रेवा को उसका यूं हाथ मरोड़ा हुआ देख सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी पार्टी में म्यूजिक भी एकदम से बंद हो गया और जो लोग डांस कर रहे थे वह भी रुक जाते हैं। तभी प्रताप जी और कुसुम जी रेवा को वहां किसी लड़के का हाथ पकड़े हुए देखा तो वह उससे तरफ आने लगे। वही रुक्मणी जी, वैशाली जी और पूरा वर्मा परिवार रीवा को गुस्से से देख रहा था। तभी वर्षा वर्मा जो वही खड़ी थी, वह रेवा की तरफ गुस्से में देख उससे कहती है, ये लड़की, तेरी हिम्मत से कैसे हुई मेरे बेटे का हाथ मरोड़ने की? छोड़ उसका हाथ। इतना बोल वह गुस्से में रेवा को घूरने लगती है। फिर वह सविता वर्मा की तरफ देखकर कहती है, माँ जी, क्या यही वह लड़की है जिसके साथ आप मेरे मासूम से बेटे की शादी करवाना चाहती है? उद्धरण चिन्ह। तो वही रेवा का ऑरा बहुत ही डार्क हो गया था और इससे आसपास के लोग अपने ऊपर दबाव महसूस कर एक दो कदम पीछे चले गए। रीवा की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी और इस वक्त रेवा साक्षात काली माता का अवतार लग रही थी। वहां खड़े सब लोग हैरानी से और शॉक्ड होकर यह सब देख रहे थे और अपनी जगह पर जाम से गए थे। तभी उनके कानों में फिर से राज की चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह सब होश में आते हैं और रुक्मणी जी गुस्से के साथ रेवा को देखने लगती है और वह रेवा से कहती है, रेवा, ये तुम क्या कर रही हो? अभी के अभी राज का हाथ छोड़ो। यह कोई तुम्हारा जंगल नहीं है जहां तुम किसी के भी साथ मारपीट कर सकती हो। ये हमारे फैमिली का फंक्शन है और तुम इसमें इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी के बात सुनकर भी रेवा को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो वह राज के हाथ को और ज्यादा कसकर मरोड़ने लगती है, जिससे राज को दर्द होने लगता है और वह फिर से एक बार चीखते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन उसकी चीख सुन करके भी रेवा उसका हाथ नहीं छोड़ती। अब तक प्रताप जी और कुसुम जी भी वहां आ चुके होते हैं कि तभी रुक्मणी जी की नजर उन दोनों पर जाती है और उन्हें देख रुक्मणी जी प्रताप जी से गुस्से में कहती हैं, प्रताप, अपनी बेटी को समझाओ, देखो उसने राज का हाथ कितनी बुरी तरह से मरोड़ रखा है। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुन प्रताप जी की नजर रेवा पर जाती है, जिसने राज का हाथ बुरी तरीके से मरोड़ रखा था। इस नज़ारे से वह इतनी शौक थी कि उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अब तक रुद्राक्ष भी अविनाश, आलोक और समर के साथ वहां पहुंच गया था। वही अर्थ और उसकी पूरी टीम भी वहां आ जाती है, लेकिन वह सब थोड़ी सी दूरी पर खड़े थे
रेवा को इतना गुस्से में देखकर और सामने रुक्मणी जी, वैशाली जी के साथ पूरी वर्मा फैमिली को देख रुद्राक्ष समझ गया था कि यहाँ क्या हुआ होगा। उसे अपने पुनर्जन्म की वजह से याद था कि इसी पार्टी में रुक्मणी जी ने रेवा और रुद्राक्ष को वर्मा परिवार से मिलवाया था, और आज ही सविता वर्मा ने राज और से रेवा के रिश्ते की बात की थी। उसे समझ आ गया था कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन आलोक, समर और अविनाश को ऐसा कुछ याद नहीं था, क्योंकि उनका कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ था। फिर भी उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि उनके सामने खड़े लोगों ने ऐसा कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से रेवा को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी समर रीवा के पास जाना लगता है, तो रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, समर भाई रहने दीजिए, वह खुद ही सब कुछ संभाल लेगी। हमें इन सब में पने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ड्रामा एंजॉय कीजिए। इतना बोल वह अपने हाथ में पकड़ा जूस का ग्लास समर के हाथ में पकड़े ग्लास से टच करवाकर आराम से शो एंजॉय करते हुए पीने लगता है। रुद्राक्ष की ऐसी हरकतें अविनाश, समर और आलोक तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। तभी उन सबके कानों में सविता वर्मा की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, जो रुक्मणी जी से कहती है, रुक्मणी यह क्या तमाशा लगा रखी है? क्या तुमने हमें यहाँ हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था? अपनी पोती से कहो कि मेरे पोते का हाथ छोड़ दे और सबके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर हमसे माफी मांगो, तब शायद हम उसे माफ करेंगे और उसके और राज के रिश्ते के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इसमें जो हरकत की है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो वही सविता की बात सुन रुक्मणी जी गुस्से में रेवा को देखते हुए कहती है, रेवा तुमने सुना नहीं सविता ने क्या कहा? अभी के अभी राज का हाथ छोड़ो और अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगो। फिर वह प्रताप की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहती है, प्रताप अपनी बेटी से कहो कि वो अभी की अभी राज का हाथ छोड़ दे। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की एक आवाज सुन प्रताप जी होश में आते हैं और रेवा से कहते हैं, रेवा क्या हुआ है, तुमने इस तरह राज को क्यों पकड़ा हुआ है? उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी का सवाल सुन रेवा कुछ कहने वाली होती है कि इससे पहले ही वर्षा जी कहती है, प्रताप भाई साहब मेरे बेटे ने तो बस उसे डांस करने के लिए पूछा था, पर देखिए ना आपकी बेटी ने तो उसका हाथ है तोड़ दिया। तो रेवा गुस्से में उनकी तरफ देखकर करती है, मैंने उसे पहले इज्जत से मना कर दिया था कि मुझे उसके साथ डांस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो चुपचाप यहाँ से जा रही थी, तभी आपके बेटे ने पीछे से बिना मेरी परमिशन के मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कहने पर भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो जाहिर सी बात है मैं अपना सेल्फ डिफेंस तो करूंगी ना। उद्धरण चिन्ह। और इतना कहकर रेवा राज का हाथ और ज्यादा कसकर मरोड़ने लगती है। राज के मुंह से फिर से एक चीख निकल जाती है। वही रेवा की बात सुन रुक्मणी जी गुस्से में अपनी छड़ी को जमीन पर पटकते हुए रेवा से कहती है, तो क्या हुआ अगर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया? वह तुम्हारा मंगेतर है, उसे पूरा हक है तुम्हारा हाथ पकड़ने का। रुक्मणी जी की बात सुन वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसी कोई जानकारी ही नहीं थी कि राज रेवा का मंगेतर है। वही कुसुम जी और राजेंद्र जी भी रुक्मणी जी की बात से हैरान हो जाते हैं। वही रुक्मणी जी की बात सुन प्रताप जी, अविनाश, आलोक और समर के चेहरे पर गुस्सा दिखाने लगता है। लेकिन रेवा और रुद्राक्ष को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह पहले से ही अनुमान लगा चुके थे कि रुक्मणी जी ऐसा ही कुछ कहने वाली है। वहां पर प्रताप जी, आलोक, समर और अविनाश के अलावा और भी कोई था जिसे रुक्मणी जी की बात सुन बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जब रेवा ने राज का हाथ मरोड़ था तब उसके दिल में अलग ही खुशी की लहर दौड़ गई थी, पर जब रुक्मणी जी ने ये कहा कि राज रेवा का मंगेतर है तो गुस्से से उस शख्स की खूबसूरत सी हेजल ग्रीन आंखें सुर्ख लाल हो जाती है। चैप्टर 72। रेवा ने की राज की कुटाई। रुक्मणी जी की बातों से अब तक सब हैरानी से कभी रुक्मणी जी को तो कभी रेवा और राज को देख रहे थे। वहीं कुछ लोगों के आंखों में शैतानी चमक थी। फ्रेंड्स, आपको ये बताने की जरूरत है कि वह लोग कौन थे? आप लोग मुझसे भी अच्छी तरीके से यह जानते हैं, है ना? कोष्टक। तभी कुसुम जी डरते हुए रवा से कहती है, रेवा बेटा तुम उसका हाथ छोड़ दो, इससे तुम्हें भी चोट लग सकती है। कुसुम जी की बातों में इस वक्त रेवा के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। तो कुसुम जी की बात सुनकर रेवा थोड़ा सा शांत होते हो जाती है और राज का हाथ झटक कर छोड़ देती है। रेवा के यूं हाथ छोड़ने से राज को धक्का लगता है और वह आगे की तरफ मुंह के बाल नीचे गिर जाता है। लेकिन रेवा का गुस्सा अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था, तो वह राज के पास आकर उसके पेट पर एक लात मारते हुए अपनी सर्द आवाज में रहती है, इस बार तो सिर्फ तुम्हारा हाथ हल्का सा मरोड़ा है, लेकिन अगर अगली बार तुमने मेरी परमिशन के बिना मुझे टच करने की कोशिश की तो महादेव की सौगंध तुम्हारा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी।
इतना कहकर वो एक और लात राज के पेट पर मरती है और फिर वह नीचे झुक उसके चेहरे पर भी एक दो पांच लगा देती है। राज्य की अच्छे से कुटाई करने के बाद रेवा गुस्से भरी नजरों से रुक्मणी जी की तरफ देखने लगती है। तभी वर्षा जी सीधा राज के पास आकर उसे खड़ा करती है और उसे संभालने लगती है। सविता जी गुस्से में रुक्मणी जी से कहती है, रुक्मणी, हमारे बीच कई सालों की गहरी दोस्ती है, इसलिए मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती थी। और जब राज ने आज इस लड़की को पार्टी में देखकर पसंद किया तो ये जानते हुए भी कि यह लड़की जंगल से आया एक गांवर है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ हमारी दोस्ती के खातिर मैं इसे अपने खानदान की बहू बनाने के लिए राजी हुई थी। लेकिन क्या इस लड़की की हरकत को देखकर तुम्हें लगता है कि यह हमारे खानदान की बहू बनने के लायक है? उद्धरण चिन्ह। सविता वर्मा की बात सुन रुक्मणी जी को भी बहुत अपमान महसूस होने लगता है और वह गुस्से में रेवा की तरफ देखकर उससे कहती है, रेवा, अभी के अभी अपने घुटनों के बल बैठकर पूरे वर्मा परिवार से और अपने मंगेतर से माफी मांगो। तो उनकी बात सुन रेवा जानलेवा नजरों से रुक्मणी जी को देखने लगती है। तभी रुक्मणी जी की और सविता वर्मा की बात सुनकर कुसुम जी रेवा को अपने पास खींचकर उसे अपने पीछे छुपा लेती है, जैसे वह उसे बाहर रखेंगे तो कोई रेवा को उनसे चुरा लेगा। कुसुम जी के इस एक्शन से रेवा, जो अब तक गुस्से में उबाल रही थी, वह एकदम से शांत हो जाती है। वह कुछ समझ को प्यार भरे नजरों से देखने लगती है और एक अच्छे बच्चे की तरह कुसुम जी का साड़ी का पल्लू पकड़ उनके पीछे खड़ी हो जाती है। फिर कुसुम जी प्रताप जी घूरकर देखती है, जैसे वह कह रही कि अपनी माँ से पूछो वह क्या बकवास कर रही है। वही प्रताप जी की कुसुम जी के बात समझ जाते हैं और रुक्मणी जी की तरफ देखकर कंफ्यूजन में कहते हैं, माँ, यह आप लोग किस रिश्ते की बात कर रही है और आप बार बार राज को रेवा का मंगेतर क्यों कह रही है? उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी का सवाल सुन नरेन वर्मा, जो वहीं खड़ा था, वह प्रताप जी से कहता है, मिस्टर प्रताप रावत, आप अच्छे से जानते हैं कि माँ और रुक्मणी आंटी के बीच कितने सालों की गहरी दोस्ती है और वह दोनों इसी दोस्ती को रिश्तेदारी में कई साल पहले भी बदलना चाहती थी, तुम्हारी और कविता की शादी करवा कर, लेकिन ये हो नहीं पाया। मगर आज इस पार्टी में जब राज ने रेवा को देखा तो उसने कहा कि वह उसे पसंद करते हैं और तभी माँ ने रुक्मणी आंटी से हमारे राज के लिए रेवा का हाथ मांगा और इस तरह उन्हें दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का एक और मौका भी मिला गया। इसलिए रुक्मणी आंटी ने ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। लेकिन आपकी बेटी तो इतनी बिगड़ी हुई है कि हम इसे अपने घर के बहू बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते हैं। फिर भी अगर यह हमसे माफी मांग लेती है तो हम अपने बेटे की खुशी के लिए एक बार सोच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी प्रताप जी गुस्से में रुक्मणी जी की तरफ देखकर कहते हैं, माँ, आपने किसे पूछकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी? तो रुक्मणी जी कहती है, इसमें पूछने वाली कौन सी बातें प्रताप, रेवा मेरी पोती है और राज एक बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर उसने रेवा को पसंद किया है तो ये रेवा के लिए सौभाग्य की बात है। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुन प्रताप जी उनसे कुछ नहीं कहते, लेकिन वह सविता वर्मा की तरफ देखकर अपनी कठोर और दृढ़ आवाज में कहते हैं, सविता आंटी, मुझे नहीं पता कि माँ ने क्या सोचकर इस रिश्ते के लिए हाँ कही है, लेकिन मुझे आपका पोतराज अपने बेटी के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ, इसलिए आप हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। उद्धरण चिन्ह। प्रताप को यूं सीधा सीधा रिश्ते के लिए सबके सामने ना माना करता देख सविता जी को गुस्सा आने लगता है और वह रुक्मणी जी से कहती है, रुक्मणी, तुम और हम हमेशा हमारी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में जरूर बदलना चाहती थी, लेकिन जब पहले कविता प्रताप को पसंद करती थी तब भी प्रताप ने उससे शादी करने से मना कर दिया था और हमारा ये सपना अधूरा रह गया था। तब तो मैं अपनी बेटी को किसी तरह संभाल लिया, लेकिन अब जब मेरे पोते को रेवा पसंद आई है तब भी प्रताप इस रिश्ते को मना कर रहा है। क्या तुम अभी कुछ नहीं बोलना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। सविता वर्मा की बात सुन रुक्मणी जी को प्रताप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वह प्रताप जी की ओर देखकर गुस्से में कहती है, प्रताप, क्या तुम रेवा और राज के रिश्ते के लिए हाँ करोगे या नहीं? तो प्रताप की दृढ़ता से कहते हैं, माँ, मुझे राज रेवा के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। तो रुक्मणी जी कहती है, तो ठीक है, तुम कुसुम को डाइवोर्स दो और कविता से शादी कर लो। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 73 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने देखा। सविता वर्मा की बात सुन रुक्मणी जी को प्रताप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वह प्रताप जी की ओर देखकर गुस्से में कहती है, प्रताप, क्या तुम रेवा और राज के रिश्ते के लिए हाँ करोगे या नहीं? तो प्रताप की दृढ़ता से कहते हैं, माँ, मुझे राज रेवा के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं कहूंगा। उद्धरण चिन्ह।
तो रुक्मणी जी कहती है तो ठीक है, तुम कुसुम को डाइवोर्स दो और कविता से शादी कर लो। अब आगे रुक्मणी जी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरानी से और अजीब नजरों से रुक्मणी जी को देखने लगते हैं। तभी राजेंद्र जी गुस्से में कांपते हुए रुक्मणी जी से कहते हैं, यह क्या बकवास कर रही हो रुक्मणी, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। तुम्हें पता भी है तुमने अभी अभी क्या कहा है? उद्धरण चिन्ह। तभी रुक्मणी जी कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि मैं अभी क्या कह रही हूँ। आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैंने कई सालों से एक ही सपना देखा है, एक दिन मेरे और सविता के बीच की ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। इसके लिए मैंने पहले भी प्रताप और कविता की शादी की बात की थी, पर आपने उस वक्त उस मिडिल क्लास लड़की महिमा से हमारे प्रताप की शादी करवा दी थी। पर जब फाइनली वह लड़की मर गई और हमें उस लड़की से छुटकारा मिल गया और मैं फिर से प्रताप और कविता की शादी की बात करती, उससे पहले ही पता नहीं प्रताप कहां से इस अनाथ कुसुम को उठाकर घर ले आया और आपने भी उसे इस घर की बहू बनाकर इसे अपने सर चढ़ाकर बिठा दिया। रुक्मणी जी को यूं अपनी दोनों मां का अपमान करते सुन रुद्राक्ष और रेवा को बहुत गुस्सा आने लगता है और वह जानलेवा नजरों से उन्हें देखने लगते हैं। तभी प्रताप जी की गुस्से से भरी हुई आवाज सबको सुनाई देती है, माँ आप हर बार बेकार की जिद क्यों करती हैं? ना ही तो मैं कुसुम को कभी तलाक दूंगा और ना ही रेवा और राज की शादी के लिए हाँ कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी राजेंद्र जी प्रताप जी की बातों में हाँ मिलते हुए कहते हैं, प्रताप बिल्कुल सही कह रहा है रुक्मणी, तुम यह अपनी बेकार की जीत छोड़ दो। और वैसे भी रेवा ने पहले ही राज के लिए अपनी नाराजगी की जाहिर कर दी है कि वह उसे पसंद नहीं करती और प्रताप को भी राज रेवा के लिए पसंद नहीं है, तो तुम उनके साथ जबरदस्ती की नहीं कर सकती। और रही बात प्रताप और कविता की शादी की, तो भूलो मत प्रताप शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप भी। क्या तुम अपनी एक बेकार के जिद के लिए अपने बेटे का घर तुड़वाना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। तो तभी सविता जी बीच में कहती है, अगर प्रताप शादीशुदा है तो क्या हुआ, वो कुसुम से तलाक भी तो ले सकता है। और इस बार में भी रुक्मणी की बात से सहमत हूँ। प्रताप के पास 2 ऑप्शन है, या तो वह अपनी बीवी को तलाक दे और मेरी बेटी से शादी करे, या फिर अपनी बेटी की और मेरे पोते की शादी के लिए राजी हो जाए। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी भी प्रताप की तरफ देखकर कहती है, मैं भी सविता की बात से सहमत हूँ। उद्धरण चिन्ह। वहीं उन दोनों की बात सुन सब लोग हैरानी से रुक्मणी जी और सविता जी को देखने लगते हैं, खासकर रुक्मणी जी को, और अंदर अंदर बात करने लगते हैं कि यह कैसी माँ है जो अपने ही बेटे का तलाक करवाना चाहती है। उनमें से कई लोगों को राज की सच्चाई भी पता होती है कि राज कोई अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए वह ये भी बात कर रहे होते हैं कि वह इस तरह की शर्त प्रताप जी के सामने कैसे रख सकती है कि या तो वह अपनी बेटी को जो उन्हें इतने सालों बाद मिली है उसे ऐसे कामिनी के साथ शादी करवाए, या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे किसी और के साथ शादी करे। प्रताप जी रुक्मणी जी की तरफ गुस्से में देखकर कहते हैं, माँ आप अब हद से आगे बढ़ रही है। मैंने आपको साल पहले ही बता दिया था कि मैं कविता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही उसे कभी पसंद करूंगा। और रही बात राज के साथ रेवा की शादी की, तो आप भूल जाए, मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी रेवा कुसुम जी के आगे आते हुए रुक्मणी जी से कहती है, दादी माँ आप इस तरह से पापा के ऊपर माँ को तलाक देने का दबाव नहीं बन सकती। तो रुक्मणी रेवा से कहती है, तो तुम राज से शादी करने के लिए हाँ कर दो और अपनी माँ और बाप का तलाक होने से रोक लो, क्योंकि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी और सविता की यह सालों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, और उसके लिए चाहे तुम राज से शादी करो या फिर प्रताप कुसुम को तलाक देकर कविता से शादी करें, हम दोनों में से कोई भी एक बात के लिए तैयार है। उद्धरण चिन्ह। इतना क्या है, रुक्मणी जी कुटिल मुस्कान के साथ रेवा को देखने लगती है। वही वर्मा परिवार भी उन लोगों की तरफ मन ही मन मुस्कुराते हुए देखने लगता है, क्योंकि आप सबको लग रहा था कि रेवा अपने माँ और पिताजी का तलाक रोकने के लिए राज से शादी करने के लिए हाँ कर देगी। तो वही रुक्मणी जी की बात सुन के रेवा और रुद्राक्ष दोनों के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है। फिर रुद्राक्ष रेवा के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो दादी माँ आप बस इतना चाहती है कि आपका और सविता दादी माँ के बीच की यह सालों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, यही ना? उद्धरण चिन्ह। तो रुद्राक्ष की बात सुनकर सविता जी और रुक्मणी जी दोनों एक साथ कहती है, हाँ हम यही चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन रुद्राक्ष और रेवा के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ जाती है। वही रेवा आगे की बात पूरी करते हुए कहती है, बस इतनी सी बात के लिए आप लोग इतना तमाशा कर रही हैं दादी माँ, अब यह जरूरी तो नहीं है कि आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे मिस्टर राज वर्मा से शादी करनी ही पड़े और पापा को माँ से तलाक लेकर कविता आंटी से शादी करनी पड़े। उद्धरण चिन्ह।
चैप्टर 74 रुक्मणी जी की नफरत, राज और रूपाली की शादी का प्रपोजल। रेवा की बात सुनकर रुक्मणी जी और सविता जी के साथ साथ हाल में खड़े बाकी सब लोग भी अपनी सवालिया नजर से रुद्राक्ष और रेवा की तरफ देखते हैं। तभी वैशाली जी बीच में कहती हैं, रुद्राक्ष रेवा तुम दोनों के कहने का क्या मतलब क्या है? उद्धरण चिन्ह। तो रुद्राक्ष कहता है, मतलब तो साफ है चाची जी कि रावत फैमिली की सिर्फ रेवा ही तो एक लौती पोती नहीं है और ना ही मेरे पापा एक लौते बेटे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह रुद्राक्ष रुक जाता है। तो हर कोई सवालिया नजरों से उसे देखने लगता है। तभी नरेन वर्मा रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रुद्राक्ष? उद्धरण चिन्ह। तो रेवा आगे की बात पूरी करते हुए कहती है, भाई के कहने का बस यही मतलब है कि अगर दादी माँ इस राज वर्मा की शादी अपनी पोती से करवाने के लिए इतनी डेस्परेट है तो मैं उनकी कोई इकलौती पोती तो हूं नहीं। और वैसे भी मैं तो अभी छोटी हूँ, मेरे अलावा इनकी मुझे भी बड़ी एक और पोती भी है। शायद आप सब रूपाली को भूल रहे हैं। दादी माँ चाहे तो रूपाली और राज की शादी भी तो करवा सकती है ना। उद्धरण चिन्ह। फिर रेवा की बात आगे रुद्राक्ष कंप्लीट करते हुए कहता है, और अगर दादी माँ कविता आंटी को इतनी डेस्परेटली अपनी बहू बने चाहती है तो मेरे पापा भी कोई उनके इकलौते बेटे नहीं है। वह चाहे तो अपने बड़े बेटे का भी तलाक करवा के उनसे कविता जी की शादी करवा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी रेवा अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए वैशाली जी की तरफ देखकर कहती है, और वैसे भी हमारी प्यारी चाची जी, हमने कई बार देखा है आपके और कविता आंटी के बीच तो बहनों के जैसा रिलेशन है। वहीं निधि और रूपाली की कितनी अच्छी फ्रेंड्स है, जैसे सगी बहनें हो। इनफैक्ट कॉलेज में निधि ने जिस तरह मेरे साथ इतना गलत करने की कोशिश की थी, फिर भी रूपाली ने निधि का ही साथ दिया था। इसलिए अगर बड़े पापा का तलाक करवाकर उनकी शादी कविता आंटी से होती है तो आपको और कविता आंटी को फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग तो बहनों की तरह साथ में भी रह सकती है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रुद्राक्ष और रेवा एक दूसरे को हाई फाई देकर मुस्कुराने लगते हैं। वही कुसुम जी तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रही थी। वही प्रताप जी गर्व भरी मुस्कान लिए रुद्राक्ष और रेवा को देखने लगते हैं, क्योंकि प्रताप जी अब तक समझ चुके थे कि रुद्राक्ष और रेवा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वह भी चाहते थे कि उनकी मां को उनकी दवा का स्वाद चखने को मिले, इसलिए अब वो चुप ही रहने का डिसाइड करते हैं। तो वही कुछ लोग गुस्से और नफरत से रेवा और रुद्राक्ष को देख रहे थे। रुद्राक्ष और रेवा को यूं मुस्कुराता देख वैशाली जी आग बबूला होकर उन पर बरसते हुए कहती है, रेवा ये क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरा और महेंद्र जी का तलाक करवाना चाहते हो? मैं तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ और तुम मेरा ही घर तुड़वाना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। तो रुद्राक्ष उनकी तरफ देखकर कहता है, अच्छा तो अब आपको घर टूटने और तुड़वाने की बात याद आ रही है। जब यही बात दादी ने मेरे माँ और पापा के लिए कही थी तब क्या अपने मुंह में दही जमा लिया था? तब आप उनसे यह नहीं कह सकती थी कि वह इस तरह से हमारे माँ और पापा का घर ना तोड़े। उद्धरण चिन्ह। तभी महेंद्र जी आगे आते हुए रुद्राक्ष के कहते हैं, रुद्राक्ष वैशाली से ऐसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? भूलो मत वह तुम्हारी बड़ी माँ है। और रही बात प्रताप और कुसुम की शादी की, तो उनकी शादी से इस घर में कोई भी खुश नहीं है, इसलिए माँ ने यह फैसला लिया है। और वैसे भी माँ की बातों को हम कैसे टाल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। महेंद्र जी और वैशाली जी और भी कुछ कहने वाले थे, लेकिन रुद्राक्ष और रेवा उन्हें टोटल इग्नोर कर रुक्मणी जी की तरफ देखकर कहते हैं, वैसे दादी माँ आपने बताया नहीं, आपको हमारा आइडिया कैसा लगा? उद्धरण चिन्ह। तो रुक्मणी जी कहती हैं, बिल्कुल भी नहीं, वैशाली मेरी बड़ी बहू है और मैं उसकी जगह किसी और को नहीं देने वाली, और मुझे वह मेरे बेटे महेंद्रा के लिए बहुत ही पसंद है, इसलिए उनका तलाक तो नामुमकिन है। और वैसे भी कविता प्रताप को हमेशा से पसंद करती है, तो प्रताप को ही कुसुम से तलाक लेकर कविता से शादी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुन आसपास के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं और उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं, लेकिन रुक्मणी जी को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी रुद्राक्ष कहता है, सॉरी दादी माँ, अब माँ और पापा का तो तलाक नहीं होगा, तो अब एक ही रास्ता है, आप रूपाली की शादी राज से करवा दे। उद्धरण चिन्ह। तो रुद्राक्ष की बात सुन रुक्मणी जी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से में कांपते हुए उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बात बोलने की? रूपाली अभी बच्चे हैं और वह अपनी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही है। अरे अभी तो उसे आगे पढ़ाई करनी है और अपना भविष्य बनाना है। मैं अभी से उसकी शादी नहीं करवा सकती। उद्धरण चिन्ह। ये बात रुक्मणी जी ने रूपाली की तरफ बहुत ही प्यार से देखकर कह रही थी। उनकी आंखों में रूपाली के लिए इस वक्त ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था।
और यह बात कहाँ खड़े लोग बहुत अच्छे से देख भी सकते थे और महसूस भी कर सकते थे। जबकि उन्होंने ये भी देखा था कि जब वह रुद्राक्ष और रेवा की तरफ देखती थी तो उनकी आंखों में अलग ही नफरत दिखाई देती थी। रुक्मणी जी की यह बात सुन और उनका रेवा और रुद्राक्ष के प्रति नफरत देखकर अब हर किसी को रेवा और रुद्राक्ष के लिए बुरा लगने लगता है। वह ये बात समझ रहे थे कि उन्हें रेवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन लोगों को ये बात समझ में देर नहीं लगती कि रुक्मणी की रूपाली की शादी राज से कभी नहीं करवाएगी, क्योंकि सबको पता था कि राज का करैक्टर कैसा है। और उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि रुक्मणी जी रेवा से नफरत करती है, इसीलिए वह रेवा को राज से शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी, ताकि वह रेवा को बर्बाद भी कर सके और उनके बरसों की अधूरी इच्छा जो कि सविता जी के साथ रिश्तेदारी करने की थी वह भी पूरी हो जाए। चैप्टर 75 सविता वर्मा का रेवा के चरित्र पर सवाल उठाना। तभी रुक्मणी जी के ये बात सुनकर रुद्राक्ष रेवा या कोई और कुछ कहता उससे पहले ही कुसुम जी आगे आकर कहती है, माँ जी अगर रूपाली आपकी नज़रों में बच्ची है, वह अभी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है और उसे आगे अपना करियर पर बनाना है, इसलिए आप अभी उसकी शादी नहीं करवाना चाहती, तो आप कैसे रेवा को इस शादी के लिए फोर्स कर सकती है? जबकि रेवा तो अभी रूपाली से भी करीब 6 महीने छोटी है। वही उसे भी तो अब आगे जाकर अपना करियर बना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। रेवा की शादी तय करते वक्त आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि रेवा को शादी के बंधन में बना गलत होगा। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी को यूं रेवा की तरफ से बोलना देख रुक्मणी जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि आज से पहले कभी कुसुम जी ने घर में भी कभी उनकी बात के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की थी। वही आज वह इतने लोगों के सामने उसकी बात को काट रही थी और उन्हें उनकी गलतियां गिनवा रही थी। तो वही सविता वर्मा आगे आते हुए कहती है, कुसुम तुम्हें किसने कहा है इस मामले के बीच में बोलने के लिए? ये लड़की कोई तुम्हारी बेटी नहीं है, जब मही की शादी की बात होगी तब तुम बोल सकती हो। और रही बात इस लड़की की पढ़ाई की तो तुम शायद भूल गई हो कि यह लड़की जंगल से आई है। ये क्या आगे जाकर पढ़ाई करेगी और करियर बनाएंगी जिसे ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता, और इसे तो कॉलेज में एडमिशन भी रावत परिवार के बदौलत मिला है, और एक तरफ से उसकी शादी हम राज से करवाकर उस पर एहसान ही कर रहे हैं। ऐसी अनपढ़, गंवार और जंगली लड़की को कौन ही अपने परिवार की बहू बनाएगा? लेकिन मैं अपनी और रुक्मणी की इतने सालों की दोस्ती के खातिर इसे अपने घर को बहू बनने के लिए मान गई हूँ, तो तुम सबको तो इसके लिए हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा पहले तो उनकी बात पूरी होने देते हैं। फिर रुद्राक्ष कहता है, सविता दादी माँ आपकी जानकारी लेकर बता दूं कि भले ही इन्होंने हमें पैदा नहीं किया, पर जब से हम यहाँ आए हैं तब से यह हमारी माँ है, तो उन्हें पूरा हक है मेरी बहन के और मेरी शादी का फैसला लेने का। उद्धरण चिन्ह। आगे रेवा उनकी तरफ देखकर अपनी कोल्ड आवाज में कहती है, और क्या कहा आपने कि मैं जंगल से आए एक अनपढ़ और जंगली लड़की हूँ, इसलिए मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे राजदेश से लड़के से शादी करने को मिल रहा है। अरे शादी की तो बात ही दूर है, क्या आपके पोते की इतनी औकात भी है कि वह मेरे बगल में भी खड़ा रह सके? उद्धरण चिन्ह। वही रुद्राक्ष और रेवा की बात सुनकर निधि गुस्से में आगे आते हुए कहती है, रुद्राक्ष रेवा तुम्हें पता भी है राज कौन है? राज एक बहुत ही फेमस मॉडल और एक्टर है, और साथ ही वह वर्मा फैमिली का वारिस भी। तुम लोग बस जंगल से आए हुए अनपढ़ और गंवार। अगर तुम रावत फैमिली का हिस्सा नहीं होते तो शायद तुम यहाँ खड़े रहने के थे लायक भी नहीं होते। मेरे भाई से शादी करने की तो बात ही भूल जाओ, उसने तो तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर तुम पर एक तरह से एहसान किया है, और तुम उसी को नीचा दिखा रहे हो। मैं बता रही हूँ तुम्हें कि तुम दोनों मेरे भाई की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। अब समर से ये सब कुछ देखकर और सुनकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वह रेवा और रुद्राक्ष के आगे आकर खड़ा हो जाता है और निधि की तरह एक टीजिंग स्माइल देखकर एक्साइटेड होकर कहता है, तो तुम ही बता दो कि रुद्राक्ष और रेवा तुम्हारे भाई की किस तरह बेइज्जती कर सकते हैं। वह बिल्कुल वैसे ही उसकी बेइज्जती करेंगे जैसा तुम कहोगे, आई प्रॉमिस। उद्धरण चिन्ह। समर को इस तरह रेवा और रुद्राक्ष की तरफ से बोलता देख वहां खड़े कई लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो लोग फैशन वर्ल्ड से बिलोंग करते थे वह समर को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि समर एक बहुत ही फेमस फैशन फोटोग्राफर था। इतना ही नहीं, ये बात हर कोई जानता था कि समर मिस्टर तिवारी का इकलौता बेटा है और तिवारी इंडस्ट्री का होने वाला वारिस भी। इतना ही नहीं, वह कृष्णकला फैशन ग्रुप के सीईओ का दोस्त था, और कृष्णकला के जितने भी फोटोशूट होते थे वह सारे समर ही किया करता था।
और उनमें से कई लोगों को तो ये भी पता था कि समर तिवारी कृष्ण कला ग्रुप के प्रेसिडेंट को भी बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए फैशन वर्ल्ड में कोई भी समर या आलोक से पंगा नहीं लेता था। ये बात कविता और राज भी अच्छे से जानते थे क्योंकि वह दोनों भी एक फैशन शब्द से ही बिलोंग करते थे। लेकिन निधि को ये सब नहीं पता था, तो वह गुस्से में कहती है, मिस्टर आप होते कौन है हमारे दो परिवारों के बीच बोलने वाले, और आप इस लड़की की तरफदारी क्यों कर रहे हैं। तो वही निधि की बात सुन समर कुछ नहीं कहता और उसकी तरफ देखने लगता है। तभी आलोक वहां आ जाता है और समर के कंधे पर अपनी कोहनी से टेक लगाते हुए खड़े रहकर निधि से कहता है, और हम भला आपको क्यों बताएं कि हम कौन हैं और उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वहीं अब आलोक को भी रुद्राक्ष और रेवा का साथ देता देख हर कोई चौंक जाता है। लेकिन तभी सविता जी और रुक्मणी जी का चेहरा अजीब हो जाता है। तभी सविता वर्मा गुस्से में रेवा की तरफ देखकर कहती है, राम राम राम, कहीं इस लड़की ने यहां आते ही गुलछड़े तो उड़ाना शुरू नहीं कर दिया। एक लड़की सच बता दे, कहीं ये तेरे आशिक तो नहीं जो तेरे लिए यहां खड़े रहने आए हैं। भगवान अच्छा हुआ इसका असली रंग हमें पहले ही पता चल गया, वरना हम तो ऐसी चरित्रहीन लड़की को अपने घर की बहू बनाने वाले थे। उद्धरण चिन्ह। सविता वर्मा ये कह ही रही थी कि तभी प्रताप जी का गुस्सा अब हद से पर हो जाता है और वह सविता वर्मा की तरफ देखकर कहते हैं, सविता आंटी जो भी बोलना हो सोच समझकर बोला करें। आप जिसके बारे में बोल रही है वह मेरी बेटी है, और आप भले ही हमारी माँ की सबसे अच्छी सहेली हो, फिर भी आप मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकती। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। उद्धरण चिन्ह। तो रुक्मणी जी प्रताप की बात बीच में काटकर रहती है, अरे तो उसने गलत ही क्या कहा है। इस लड़की को यहाँ आए 2 हफ्ते भी नहीं हुए और यह जवान लड़के इसकी तरफदारी कर रहे हैं। क्या पता इसके और कितने ही आशिक शहर में घूम रहे हो और कितनों को वहां जंगल में छोड़कर आए हो। उद्धरण चिन्ह। तभी प्रताप जी गुस्से में चिल्लाते हैं, माँ। चैप्टर 76। रेवा कृष्णकला डिजाइनिंग कंपनी की प्रेसिडेंट है। प्रताप जी के यूं चिल्लाने से रुक्मणी जी बोलते बोलते रुक जाती है और घृणा भरी से नजरों से रेवा और रुद्राक्ष को देखने लगती है। वही रुक्मणी जी बात सुनकर आलोक और समर को बहुत गुस्सा आने लगता है। वही समर की तो गुस्से से मुठिया कस जाती है, लेकिन आलोक खुद को अभी भी संभाले रखता है। तभी समर गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है कि आलोक उसे रोक देता है, क्योंकि वह जानता था कि समर गुस्से में अपना आपा खो देता है और वह कुछ ऐसा कर देता जो उसे नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसा बोल देता जो उसे नहीं बोलना चाहिए, और इसीलिए वह समर को रोक लेता है। फिर आलोक एक बार के लिए रुक्मणी जी और सविता वर्मा की तरफ देखकर अपनी नज़र चारों तरफ घूमता है और ऊंची और रोबदार आवाज में कहता है, इन 2 बुजुर्गों की तरह शायद आप लोगों में से भी कुछ लोगों को भी यह जानने की उत्सुकता होगी कि मैं और समर रेवा और रुद्राक्ष की तरफदारी क्यों कर रहे हैं और हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो हम आपको सीधे तौर पर बता देते हैं, असल में रेवा हमारी बॉस है, और रही बात उसकी तरफदारी करने की, तो ये हर एम्प्लॉयर का फर्ज होता है कि वह हमेशा अपने बॉस की तरफदारी करे। उद्धरण चिन्ह। वही आलोक की यह बात सुन हर कोई आश्चर्य से उन लोगों को देखने लगता है। तो वहीं कुछ लोग अंदर अंदर बात करने लगते हैं। कोई कहता है, यह मिस्टर आलोक किस तरह की बात कर रहे हैं, रेवा उनकी बॉस है, उससे उनका क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह। आलोक और समर के कानों में भी यह बात पड़ती है, तो उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही रेवा और रुद्राक्ष के चेहरे पर भी मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है, पर वह दोनों ये स्माइल सबसे छुपा लेते हैं। कुसुम जी अभी भी रेवा का हाथ पकड़े खड़ी थी, जैसे वह रेवा को हिम्मत देना चाहती हो, पर हकीकत तो ये थी कि कुसुम जी खुद डर और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ कांप रही थी। अगर रेवा ने उन्हें टाइटली होल्ड ना किया होता तो अब तक तो वह नीचे गिर चुकी होती। उद्धरण चिन्ह। तभी समर अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहता है, अब आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि रेवा हमारी बॉस कैसे है, तो हम आपकी यह कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। आप सब लोगों ने कृष्णकला फैशन ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। समर की बात आगे आलोक पूरी करते हुए कहता है, और आपको ये भी पता होगा कि मैं उसका सीईओ हूँ, और समर ने भी अपने फैशन फोटोग्राफी की शुरुआत हमारे ग्रुप के फोटोशूट से ही शुरू की थी, और आज भी वही हमारे सारे फोटोशूट करता है। उद्धरण चिन्ह। तभी समर आगे कहता है, और रेवा कृष्णकला फैशन ग्रुप की प्रेसिडेंट और फाउंडर है। इतना ही नहीं, वह कृष्णकला की सबसे बेस्ट डिजाइनर भी है। उद्धरण चिन्ह। समर की यह बात वहां खड़े लोगों के ऊपर बम की तरह फटती है, खासकर वर्मा परिवार पर, और वही राज तो ये सुनते ही अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाता और शौक के कारण नीचे गिर जाता है।
तभी नरेन वर्मा जल्दी से उससे फिर से खड़ा कर देता है, लेकिन वह भी हैरानी से रेवा को देख रहे होते हैं। तभी रुक्मणी जी आलोक और समर को कहती है, यह क्या बकवास कर रहे हो? ये जंगल के एक आश्रम से आई हुई लड़की इतने बड़े फैशन ग्रुप के मालकिन कैसे बन जाएगी? उद्धरण चिन्ह। तो आलोक कहता है, माफ करना मिसेज रावत, लेकिन आप हमारे आश्रम को कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर रही है। भले ही हम लोग का आश्रम घने जंगलों के बीच है, और आप लोगों को ये भी बताया गया होगा कि वह आश्रम जहां भी है वहां आसपास के गांव में भी कोई स्कूल नहीं है। पर शायद आपको नहीं पता कि हमारे गुरुजी ने उसे आश्रम में ही एक बेहतरीन स्कूल का निर्माण किया है। और वह स्कूल शायद आपके इन शहर के स्कूलों से भी कहीं गुना ज्यादा उच्च कोटि की शिक्षा अपने विद्यार्थियों को देता है, जहां हमें हर तरह का ज्ञान मिलता है। और मैं खुद भी उस आश्रम में बड़ा हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रुद्राक्ष और रेवा हमारे लिए छोटे भाई बहन की तरह है। तो आप अपने दिमाग में ये जो बेकार के और घटिया ख्याल ला रहे हैं, उन्हें निकाल दे तो अच्छा रहेगा। उद्धरण चिन्ह। फिर आलोक आगे कहता है, वैसे रेवा मैं तुमसे कुछ बात करने वाला था, तुम्हें याद तो है ही ना? वैसे तो मैं वह बात अकेले में करना चाहता था, पर अब यहाँ का माहौल और तुम्हारी दादी का इस तरह का व्यवहार देख मैं सबके सामने ही वह कह देता हूँ। तुम्हें याद है ना, कुछ दिन पहले हमारा जो फोटो शूट हुआ था, उसके मॉडल अचानक से आने से मना कर देते हैं। तो उसके बारे में तुमने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था। जब मैंने तुम्हारे कहने पर इस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वह मॉडल कोई और नहीं बल्कि मिस्टर राज वर्मा और उनके एक दोस्त थे। और उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था ताकि हम अपना फोटोशूट टाइम पर कंप्लीट ना कर सके और अपने डिजाइन्स को इंटरनेशनल फैशन कंपटीशन में ना भेज पाए। इतना ही नहीं, जो फीमेल मॉडल फोटोशूट के लिए पहुंच गई थी, मिस्टर राज वर्मा ने उन्हें भी कॉल करके ये बताया कि हम जिस आउटफिट का फोटो शूट करवाने वाले हैं, उसके डिजाइन हमने कहीं से चोरी की हुई है। अगर वह ये फोटो शूट करवाती है तो आगे चलकर उसकी इमेज को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए वह भी वहां से चली गई थी। और उनकी इस हरकत की वजह शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो आलोक की बात सुनकर रेवा अपना सर हाँ में हिलती है और कहती है, हाँ मैं समझ गई हूँ कि आखिर बात क्या है। वही कविता वर्मा और राज वर्मा के माथे से तो ठंडा पसीना बहाने लगता है। और आसपास के लोग जो फैशन वर्ल्ड से बिलोंग करते थे, वह भी यह बात समझ रहे थे कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। वही जो लड़कियां और औरतें हमेशा न्यू फैशन के अपडेट रखा करती है, वह भी उनकी बातें समझ जाती है। क्योंकि हर कोई जानता है कि कृष्ण कला फैशन ग्रुप के स्टार्ट होने के बाद से ही कविता वर्मा की फैशन डिजाइनिंग कंपनी की रेटिंग नीचे गिर गई थी। और कृष्ण कला फैशन ग्रुप कुछ ही सालों में कई सारी फैशन डिजाइनिंग कंपनियों को पीछे छोड़कर आगे निकल चुका था। इतना ही नहीं, अगर इस साल के इंटरनेशनल फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में कृष्ण कला फैशन डिजाइनिंग कंपनी के डिजाइन सेलेक्ट किए गए और अगर वह अवार्ड जीत गए, तो इसका सबसे बड़ा लॉस कविता वर्मा की फैशन डिजाइनिंग कंपनी को ही होने वाला था। इसीलिए शायद कविता वर्मा ने ही यह सारी प्लानिंग की थी। ये सारी बातें लोग सोच ही नहीं रहे थे, बल्कि कुछ लड़कियां और औरतें जो हमेशा फैशन के अपडेट रखा करते थे, वह भी इस बारे में अंदर अंदर बातें करने लगती है। वहीं उन सब की बातें सुन कविता वर्मा, जो अब तक चुप थी, वह आगे आकर कहती है, मिस्टर आलोक, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप मेरे भतीजे पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 77। कुसुम जी ने सविता वर्मा और रुक्मणी जी के बुरे इरादे के बारे में सबको बता दिया। आगे तो आलोक उनकी तरफ देखकर कहता है, मिसेज कविता वर्मा, मैं कभी किसी के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगता। मैंने अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन की है और मेरे पास इसके एविडेंस भी है। मुझे ये सारी बात उस फीमेल मॉडल ने बताई कि कैसे आपके भतीजे ने और उसके फ्रेंड ने उसे गुमराह किया और यह कहा कि जिस आउटपुट का फोटो शूट होने वाला है, उसके डिजाइन्स कृष्ण कला ग्रुप ने आपकी फैशन डिजाइनिंग कंपनी से चुराए हैं, जबकि यह सरासर झूठ है। और जब इसके फ्रेंड को लगा कि जिस फोटोशूट को वह कैंसिल करवाना चाहते थे वह कैंसिल हो चुका है, तो उसने गलती से उस फीमेल मॉडल के सामने ये सारी बात उगल दी कि ये सब कुछ आपके भतीजे की प्लानिंग थी। अब ये सब कुछ आपके भतीजे ने क्यों किया ये तो वही जानता है। उद्धरण चिन्ह। आलोक इतना कहकर चुप हो जाता है। वही कविता वर्मा गुस्से में अपनी मुठिया भींच लेती है और अपना सर नीचे झुका लेती है। वह कुछ भी बोल नहीं सकती थी, क्योंकि यह सब कुछ करने के लिए राज को उसी ने कहा था। अगर सबके सामने राज उसका नाम ले लेता है तो उसकी इमेज लोगों के सामने और रावत फैमिली के सामने खराब हो जाती है, और वह ये नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि राज कुछ नहीं कहता।
करीब 1 या 2 मिनट तक पूरे हॉल में शांति छा जाती है। तभी रेवा आलोक के पास आते हुए कहती है, आलोक भाई अब इस बात को जाने भी दीजिए, आज वैसे भी इन लोगों की वजह से बहुत तमाशा हो चुका है, तो इसे यहीं खत्म करते हैं। उद्धरण चिन्ह। तो समर कहता है, रेवा क्या तुम इन्हें ऐसे ही जान दोगी? इनकी वजह से हमारा कितना इंपॉर्टेंट फोटोशूट कैंसिल होने वाला था। उद्धरण चिन्ह। तो रेवा समर की बात सुनकर कहती है, सिर्फ कैंसिल होने वाला था ना भाई, हुआ तो नहीं ना। और वैसे भी कुछ दिन पहले जब निधि ने मेरे साथ गलत किया था और मैं सिर्फ उससे माफी मांगने के लिए कहा था, तब भी दादी माँ और बाकी के फैमिली मेंबर्स ने हमारी साइड नहीं ली थी। उल्टा उन्होंने मुझे ही डांटने लग गए थे और यह कहा कि मैंने निधि से माफी मांगने के लिए क्यों कहा। इन सब से निधि को बुरा लगा है, इसलिए मुझे उल्टा उससे माफी मांगनी चाहिए। फिर जब हमने पुलिस कंप्लेंट की थी तब जाकर कहीं निधि ने मुझसे माफी मांगी थी, और हम उस फीमेल मॉडल की बातों को एविडेंस के तौर पर भी नहीं यूज कर सकते, इसलिए इस बार तो कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं हो पाएगी। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर आलोक कहता है, हाँ तुम सच कह रही हो, क्योंकि उस मॉडल ने पुलिस को बयान देने से मना कर दिया, बिकॉज उसे वर्मा फैमिली का डर भी है। तो समर कहता है, ठीक है जैसा तुम लोग चाहो, वैसे भी तुम लोगों के बिजनेस में मुझे नहीं पड़ना। इतना कहकर समर चुप हो जाता है। राजेंद्र जी को भी यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वह अपने गुस्से को शांत करते हुए रुक्मणी जी से कहते हैं, रुक्मणी क्या तुम अभी भी चाहती हो कि रेवा और राज की शादी हो? तो रुक्मणी जी कहती हैं, हाँ मैं अभी भी यह चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सविता से वादा किया था कि मैं अपनी पोती की शादी उसके पोते से जरूर करवाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उनकी यह बात सुन अब हर किसी को रुक्मणी जी से चिढ़ होने लगती है। तभी कुसुम जी थोड़ी हिम्मत दिखाकर रुक्मणी जी से गुस्सा में कहती है, हाँ तो आपको किसने रोका है? आप अपनी दूसरी पोती की शादी मिस्टर राज वर्मा से खुशी खुशी करवा सकती है। उद्धरण चिन्ह। फिर कुसुम जी थोड़ा रुक कर कहती है, और वैसे भी जहां तक मुझे याद है, जब अपने सविता आंटी से यह वादा किया था तब रेवा इस परिवार में नहीं आई थी, और तब राज और रूपाली दोनों छोटे थे। आपने सविता आंटी से रूपाली और राज की शादी का वादा किया था, लेकिन बड़े होते होते राज बिगड़ गया और इस वजह से आप कई बार चिंता में भी रहती थी। लेकिन जब रेवा वापस आई तो आप अपनी प्यारी पोती रूपाली की शादी राज से न करवानी पड़े, इसीलिए रेवा को इस शादी के लिए फोर्स कर रही है। और सविता आंटी भी रेवा और राज की शादी के लिए इसलिए मान गए क्योंकि उन्हें भी राज के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो चुपचाप उनकी बातें मानती रहे, गूंगी बहरी बनाकर, और उनके पोते की बुरी हरकतों को बर्दाश्त करती रहे। और उन्हें लगा कि रेवा अभी अभी जंगल के आश्रम से आए हैं, तो वह बहुत ही कमजोर और डरपोक लड़की होगी, जो परिवार वाले जैसा कहेंगे वह वैसा करती रहेगी। इसलिए उन्हें लगा कि वह हमेशा रेवा को अपने नीचे दबा के रखेंगे, और यही वजह है कि वह रेवा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देने वाली, ये बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी का इतना करारा जवाब सुन हर कोई शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार कुसुम जी की गुस्से भरी आवाज सुनी थी। तो वही रुक्मणी जी और सविता वर्मा कुसुम की बात सुन थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है, क्योंकि कुसुम जी ने उन दोनों के बुरे इरादों को सबके सामने है लाकर रख दिए थे। तभी रुक्मणी जी कुसुम जी से गुस्से में कहती है, मैं राज से रूपाली की शादी नहीं करवाऊंगी, और रेवा की शादी राज से ही होगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। उद्धरण चिन्ह। तभी प्रताप जी कहते हैं, माफ करना माँ, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। रुक्मणी जी प्रताप जी की बात सुनकर गुस्से में कहती है, कैसे नहीं हो सकता? रेवा इस घर की बेटी है और उसे मेरी बातों का मान रखता ही होगा। और वैसे भी राज ने भले ही अतीत में कुछ गलतियां की हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुरा है। वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है और आगे जाकर अपने परिवार का बिजनेस भी संभालने वाला है। इतना ही नहीं, उसका एक्टिंग में भी बहुत अच्छा नाम है। उद्धरण चिन्ह। तो तभी रुद्राक्ष कहता है, दादी माँ, रेवा इस घर की इकलौती बेटी नहीं है। वैसे भी अभी अभी माँ ने कहा कि आपने पहले रूपाली की शादी राज से तय की थी, तो अब अचानक से रेवा को राज से शादी करने के लिए क्यों फोर्स कर रही है? उद्धरण चिन्ह। तो समर आगे आते हुए रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ रुद्राक्ष। दरअसल तुम्हें फैशन वर्ल्ड के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तुम बस अपनी गेमिंग कंपनी को संभालने में और अपने बाकी बिजनेस में लगे हो, इसीलिए तुम्हें मिस्टर राज वर्मा के बारे में ज्यादा पता नहीं है। लेकिन मुझे इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, और शायद तुम्हारी दादी को भी इसके बारे में अच्छे से पता होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी प्रताप जी भी समर की बात में हामी भरते हुए कहते हैं,
हाँ, माँ को राज के बारे में बहुत सारी जानकारी है। और इतना ही नहीं, वर्मा परिवार ने कई बार समर की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए हमारे रावत परिवार की भी हेल्प लेने की कोशिश की थी। और मुझे माँ के कारण एक बार मजबूरी में उनकी मदद करनी पड़ी थी। उद्धरण चिन्ह। तो रुद्राक्ष करता है कैसी गलतियां पापा। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 78। समर ने राज की सच्चाई सबको बता दी। राजेंद्र जी ने रुक्मणी जी को दी डाइवोर्स। रुद्राक्ष की बात सुनकर प्रताप जी कहते हैं, दरअसल एक बार राज ने कुछ ज्यादा ही कर ड्रिंक करने के बाद अपनी कार से एक एक्सीडेंट कर दिया था। वैसे तो सामने वाले को ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन बात पुलिस तक पहुंच गई थी। इसलिए वर्मा फैमिली ने हमारी हेल्प ली थी। वैसे तो मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन माँ ने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। उद्धरण चिन्ह। तभी आलोक कहता है, अंकल आपको क्या लगता है मिस्टर राज वर्मा ने सिर्फ यही एक गलती की थी अपने जीवन में, और आप सिर्फ इसीलिए रेवा और राज की शादी के लिए मना कर रहे हैं? क्या आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। तो प्रताप जी कहते हैं, हाँ जानता तो हूं, लेकिन। तभी समर बीच में ही बोल पड़ता है, लेकिन आप सबके सामने ये कहने में थोड़ी सी शर्म आ रही है, तो कोई बात नहीं, ये जानकारी हम दे देते हैं। वैसे भी मेरे खानदान में भी कई लोग कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी शर्म और लिहाज नहीं है, तो मुझे ये सब कहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। फिर समर ऊंची आवाज में रुक्मणी जी की तरफ देखकर कहता है, असल बात तो यह है कि यह मिस्टर राज वर्मा एक नंबर के प्लेबॉय टाइप इंसान है, और यह एक ही टाइम पर मल्टीपल रिलेशनशिप में रह चुके हैं। इतना ही नहीं, ये लड़कियां तो ऐसे चेंज करता है जैसे कोई इंसान कपड़े बदलते हो, और यह बात तुम्हारी दादी माँ भी अच्छे से जानती ही होगी। इसीलिए तो वह अपनी लाडली पोती और तुम्हारी वह बड़ी बहन, क्या नाम है उसका, हाँ रूपाली, उसकी शादी राज से नहीं करवाना चाहती। क्यों है ना मिसेज रावत? उद्धरण चिन्ह। समर ने यह बात एक टीजिंग स्माइल के साथ कही थी, इसलिए रुक्मणी जी को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आने लगता है, क्योंकि समर ने जो भी कहा था वह कहीं ना कहीं सच ही था। रुक्मणी जी को राज की हरकतों के बारे में पहले से पता था, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी वह रेवा की शादी उससे करवाने की जिद कर रही थी। इसलिए पहले तो समर की बात सुनकर वह थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालकर गुस्से में कहती है, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, और हो सकता है तुम जो भी कह रहे हो वह गलत हो। तो समर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, समर तिवारी की इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। तभी राजेंद्र जी, जिन्हें यह अच्छे से पता था कि रुक्मणी जी को राज के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी वह अनजान बनते हुए रुक्मणी जी से कहते हैं, अच्छा रुक्मणी, माना कि आपको राज की यह असलियत नहीं पता, लेकिन अब तो इन्होंने राज के बारे में सब कुछ बता दिए हैं, तो क्या अभी भी तुम यही चाहती हो कि राज और रेवा की शादी हो? तो रुक्मणी गुस्से में उनकी तरफ उन्हें घूर कर देखती है, क्योंकि वह समझ रही थी कि राजेंद्र जी सबके सामने उनसे न बुलवाना चाहते हैं, लेकिन रुक्मणी जी भी अपनी जीत छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो वह अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में कहती है, यह आप कैसी बात कर रहे हैं जी, राज को हम कितने सालों से जानते हैं। अरे वह हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप बाहर वालों की बातों में कैसे आ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। तो रुक्मणी जी की बात सुन प्रताप जी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, माँ अब बस भी कीजिए, हम सबको पता है कि राज कैसा है, और आप भी यह अच्छे से जानती है। इनफैक्ट वह एक्सीडेंट वाला केस तो मैं सिर्फ इसलिए सॉल्व करने में हेल्प की थी क्योंकि वह एक एक्सीडेंट था, जबकि आप एक बार एक लड़की का मामला भी मेरे पास लेकर आई थी, जिसमें राज ने एक लड़की को मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बचकर भाग गई थी, और मैंने उसके लिए तो आपको साफ साफ शब्दों में मना कर दिया था। ये सब जानते हुए भी आप कैसे मेरी बेटी की शादी उससे करवाने की जिद कर रही है? प्रताप जी की बात सुनकर रुक्मणी जी उसकी तरफ गुस्से में देखकर कहती है, प्रताप उस वक्त तो वह लड़की ही गलत थी। वह एक छोटे परिवार की लड़की थी जो पैसे के लिए राज के पास आई थी, और जब राजनीति से मना कर दिया तो वह राज को ही ब्लेम करने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। तो रुक्मणी जी को राज का यूं बचाव करते देख अब हर कोई अचंभे में था। तभी राजेंद्र जी गुस्से में आकर कहते हैं, बस करो रुक्मणी, और कितना नीचे गिरोगी। फिर वह कहते हैं, इस बात को अब यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि मैं अब बहुत थक गया हूं, और तुम भी अपने काम खुलकर सुनना रुक्मणी, आज के बाद मुझे रेवा और राज की शादी का कोई टॉपिक इस घर में सुनाई नहीं देना चाहिए। और अगर तुम्हें राज को अपना दामाद बनाने की इतनी ही इच्छा है तो तुम रूपाली की शादी उससे करवा सकती हो, या चाहे तो ऋत्वी की भी शादी उससे करवा सकती हो। मैं इन दोनों के मामले में बिल्कुल नहीं बोलने वाला,
लेकिन अगर एक और बार तुमने रेवा को इन सब मामलों के बीच में लाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। तू रुक्मणी जी कहती है, अच्छा ठीक है, मैं राज और रेवा की शादी की बात नहीं करूंगी। तो फिर आप प्रताप से कहिए कि वह कुसुम से तलाक ले और कविता से शादी करे। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी का इस तरह से मामले को और खींचता देख राजेंद्र जी गुस्से में कहते हैं, अब एक और बार तुमने अपनी बेकार सी जीद को नहीं छोड़ा तो कसम से प्रताप कुसुम से तलाक ले या ना ले, लेकिन मैं तुमसे जरूर तलाक ले लूंगा और कहीं तीर्थ यात्रा पर तुम्हें भेज दूंगा। वह इतना कर वहां से चले जाते हैं तो वही सब उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। राजेंद्र जी की इस बात से हर कोई शौक था, वही समर तो उनकी पीठ के पीछे थम्स अप का साइन कर रहा था, क्योंकि उन्हें राजेंद्र जी का ये डिसीजन बहुत ही बोल्ड लगा था। I mean 75 की एज में डाइवोर्स की बात करना कोई आम बात तो नहीं थी। राजेंद्र जी के जाते ही रुद्राक्ष सबकी तरफ देखकर कहता है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे आज इस पार्टी में आप सबको बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट मिल गया होगा। सही कहा ना मैंने? और इतना कि वह एक नॉर्मल स्माइल सबकी तरफ कर देता है। तो वहीं कुछ लोग उसकी बातों को सुन मुस्कुरा देते हैं तो कुछ ऑकवर्ड स्माइल कर देते हैं। तभी प्रताप जी रुक्मणी जी की तरफ देखकर कहते हैं, माँ अगर आप लोगों का ये तमाशा खत्म हो गया हो तो हम लोग आगे पार्टी एंजॉय करना चाहेंगे। इतना कहकर वह रुक्मणी जी को पूरी तरह नजरअंदाज कर अपने परिवार के साथ वहां से निकल जाते हैं और फिर से पार्टी अपने पहले वाले माहौल में चलने लगती है। कुछ देर बाद एक एक कर सारे गेस्ट भी जाने लगते हैं। वहां बस कुछ ही लोग बचे थे। उन्हीं में से एक वह शख्स भी होता है जो राज को रेवा का हाथ पकड़ता देख गुस्से में उन्हें घूर रहा था। तभी रेवा चलते चलते एक बार के लिए उस शख्स के सामने आ जाती है। वह शख्स बस एक ही जगह पर खड़ा था और रेवा उसके सामने से चलकर आ रही थी। रेवा इस वक्त अपने फोन में कुछ कर रही थी तो उसका ध्यान उस शख्स की तरफ नहीं था, लेकिन वह शख्स एक तक बस रेवा को ही देख रहा था। तभी रेवा अनजाने में ही उस शख्स से टकरा जाती है और उसके हाथ से उसका फोन गिर जाता है। तो वह सॉरी बोलते हुए अपना फोन उठाने लगती है। तभी उसके फोन को कोई और उठा लेता है। वह कोई और नहीं वह शख्स ही था जिससे रेवा टकराई थी। वह शख्स रेवा का फोन उठाकर उसके हाथों में दे देता है। तभी रेवा उसके हाथ से फोन लेकर उसे सॉरी कहने के लिए उसकी तरफ देखती है तो कुछ 5 या 10 सेकंड के लिए वह बस उसे देखते ही रह जाती है। रेवा तो उस शख्स के हेजल ग्रीन आंखों में खो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे हिप्नोटाइज कर रहा हो। पर कुछ ही सेकंड में वह खुद को होश में लाते हुए उससे शख्स को बस सॉरी कहकर वहां से आगे बढ़ जाती है। वही वो शख्स रेवा को बस जाता हुआ देख रहा था। जब तक रहेगा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर कुछ देर बाद वह भी पार्टी से चला गया और धीरे धीरे बाकी के बचे हुए गेट पर पार्टी से चले जाते हैं और पार्टी पूरी हो जाती है। टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट एपिसोड कम्स सून।